Student, good morning. Myself Ranjit Singh, lecturer, Physics High Secondary School, Chalas. Today I am going to discuss with you the Coulomb's law. What is the Coulomb's law? तो कूलम लॉ से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं. वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू चार्जेस. पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? वो पॉइंट जो स्मॉल पॉइंट जो एक डिस्टेंस पे हो. बेसिकली ये चार्जेस बहुत इतने स्मॉल चार्ज नहीं होते, मगर इनको हम देखने में ये हमें स्मॉल लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी एक हाइट पे चले जाते हैं तो हाइट से जब हम नीचे की तरफ कोई देखते हैं तो कोई चीज हमें छोटी दिखाई देती है. बेसिकली वो चीज जो होती है वो छोटी नहीं होती. तो कूलम्स लॉ जो है वो इसी पे कूलम लॉ ने ये कहा है, इट इज स्टेट दैट force of attraction and repulsion between the two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. कूलम्स लॉ ने कहा है, इट इज स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. जैसे आपको पता है, अगर दो चार्जेस हैं प्लस और प्लस, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये इसकी वजह से, इस क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स है Q2 पे फोर्स लगेगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन. वो किस तरफ होगी? उस तरफ होगी. इस Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लगेगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, वो इस तरफ लगेगी. तो इसी तरीके से अगर हम एक प्लस चार्ज लेते हैं तो एक माइनस चार्ज लेते हैं, Q1 एंड Q2, इनका डिस्टेंस जो है R है, इसका भी डिस्टेंस जो था R था. तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स लगेगी बच्चों? वो फोर्स ऑफ कौन सी लगेगी? अट्रैक्शन. क्योंकि Q प्लस की वजह से, प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Q1 की Q2 पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी, वो किस तरफ लगेगी? फोर्स इस तरफ. और Q1 पे Q2 पे जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी? वो इस तरफ लगेगी, वो लगेगी इस तरफ. ये दोनों फोर्स है. इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ ने कहा है कि जो ये एक चार्जेस है प्लस और ये दूसरा चार्ज है प्लस, इसका नाम रखा मैंने Q1 और इसका Q2. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इट इज स्टेट दैट द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, चाहे आप अट्रैक्शन लो चाहे रिपल्शन लो, यहां आपने कौन सा केस लिया है? रिपल्शन का केस लिया है. अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. वो क्या होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. जैसे ये F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. तो चार्जेस को हम किस में लगेंगे? मॉड में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव वाला केस है, इसमें हम नेगेटिव वाला भी लिख सकते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है? उसने कहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 एंड Q2. तो दूसरा उसने कहा है फोर्स इज स्केयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी. इनवर्सली क्या पता है आपको कि 1 बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस यहां पर क्या है? R है. तो R का स्केयर. अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, फोर्स इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 एंड Q2 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाई डिस्टेंस का स्केल। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, जब चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो उस वक्त हमें फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इनवर्सली का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक फोर्स कम और दूसरी ज्यादा। जैसे यहां पर अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स हमें क्या लगेगी, उस पर ज्यादा लगेगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स हमें क्या लगेगी, वो फोर्स उस पर कम लगेगी। अगर सपोज यहां से यहां तक इतना दूर का डिस्टेंस है तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कम फोर्स लगेगी। जो चार्जेस आपस में पास होंगे तो ये आपस में क्या लगेंगे, ये ज्यादा फोर्स लगाएंगे। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन का यही मतलब है कि फोर्स जो है फोर्स है, अगर डिस्टेंस उसका ज्यादा है तो फोर्स हमें कम लगेगी, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगी इस पे। तो ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये फर्स्ट एंड सेकंड जब हमने कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड तो वी गेट, हमें क्या मिला, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 बाई R स्केयर। तो यहां पर मैंने क्या किया, तो ये जब ये कांस्टेंट का साइन हटाया तो यहां पर एक कांस्टेंट आ गया K, इसको Q1 Q2 बाई R स्केयर, ये हो गया। इस पे जो है थोड़ा सा यहां पर आपने देखना है कि Q क्या होता है। Q जो होता है, Q को बोलते हैं where Q is electrostatic constant or Coulomb constant. K is electrostatic constant और इसको Coulomb constant भी हम बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड कूलम कांस्टेंट। तो K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन 0 क्या है, इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम भी बोल सकते हैं, और वैक्यूम। फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस मीन्स जो हमारे पास, मैंने जो ये चार्ज यहां पर रखे हुए थे, एक Q1 एंड Q2, इनके बीच का जो स्पेस है, जिसके बीच में जो Q1 Q2 रखा है, वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब कि यहां पर वैक्यूम है जहां एयर होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री स्पेस। तो यहां पर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और अभी इसके मैं यूनिट बाद में बताऊंगा आपको, अभी इसके यूनिट बाद में बताऊंगा आपके। उसके बाद जो K है, K की वैल्यू क्या है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। अभी इसकी यूनिट बाद में बताऊंगा। अब मैंने क्या करनी है, एप्सिलॉन 0 की, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और K की यूनिट आपको पहले मैं बताऊंगा ये कैसे निकालते हैं। तो एप्सिलॉन की, K की यूनिट निकालने के लिए फाइंड द यूनिट ऑफ K, यहां पर मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ K। K की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्केयर। तो मैंने किसकी निकालनी है, K की निकालनी है। K इज इक्वल टू F R स्केयर डिवाइड बाई Q1 Q2। फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट आ गई जी मेरे पास, न्यूटन। और R क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 क्या है, ये चार्जेस है, और चार्जेस की क्या न्यूटन होती है, ये होती है कूलम। तो यहां पर क्या आ गया, कूलम का स्केयर। दो चार्जेस हैं और ये कूलम का स्केयर आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, K इज इक्वल टू C-2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, N1 M2। ये वैल्यू किसकी निकल गई मेरे पास, K की यूनिट निकली। K की क्या यूनिट आ गई, कूलम स्केयर
न्यूटन 1 और मीटर 2। तो यहां पर मैं इसकी लिखूंगा सी स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर स्क्वायर, न्यूट +1 है सर, सॉरी ये +1 है, न्यूटन +1 उन मीटर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल गई है, के की यूनिट निकल गई है। अब मैंने किसकी यूनिट निकालनी है, एप्सिलॉन की। तो एप्सिलॉन का होता है एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/k, 1/k करना पड़ेगा। के की मेरे पास क्या है, कूलम स्क्वायर न्यूटन और मीटर। तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, ये कूलम न्यूटन 1 और ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन 1 है मीटर। अब इनकी मैंने क्या निकालनी है, डायमेंशन। कितने मीटर डायमेंशन, के की डायमेंशन क्या थी, के की डायमेंशन थी के की डायमेंशन, ठीक है, के की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, फोर्स की डायमेंशन आपको पता है m1 L1 T-2। तो आर क्या आ गया मेरे पास, डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस किस में आता है, लेंथ, एल का, इसकी 2 है तो एल ये स्क्वायर। तो नीचे मेरे पास क्या है, चार्ज। और चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ये 2 ए टी स्क्वायर होगी। तो ये जब हमें लिखूंगा ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, m1 L ये 2 और ये कितना हो गया L3 T, ये कितना है 2, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो -4 बन जाएगा। और ये A 2 है, नीचे 2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ये डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका, कांस्टेंट का, m1 L3 T-4 A2। इसी तरीके से हमने डायमेंशन निकालनी है किसकी, एप्सिलॉन 0 की। तो एप्सिलॉन 0 की क्या हो जाएगी, ये होगी 1/m1 L3 T-4 A2। तो जब ये ऊपर चल जाएगी तो क्या आएगी, m-1 L-3 T4 A2। ये निकल गई मेरे पास डायमेंशन किसकी, एप्सिलॉन की। ये डायमेंशन निकल गई मेरे पास किसकी, के की, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई कहे कि 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम फोर्स निकालने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, F इक्वल टू, इसमें क्या होता है, क्यू चार क्या होते हैं 1 कूलम, तो इसमें डिस्टेंस क्या होता है 1 मीटर। आगे डिस्टेंस 1 मीटर लिया तो चार्ज इसके 1 कूलम। तो इसमें क्या फोर्स की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर चार्जेस के हैं 1 कूलम में 1 × 1 और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 × 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आएगा। तो ये फोर्स आ गई हमारे पास 1/4 पे एप्सिलॉन 0। तो फोर्स की क्या वैल्यू मैंने निकाली थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो 1 कूलम पे कितनी फोर्स लगेगी मेरे पास, F इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ कूलम्स ये लगेगी, ठीक है बच्चों। और इसके बाद इसकी लिमिटेशंस भी हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी कि इट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन कि जो इसके चार्ज हैं वो किस पे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। स्टैटिक्स मीन रेस्ट पे, जो इसके चार्ज हैं जिन पे मैंने कूलम फोर्स निकाली है वो चार्ज किस पे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। इसकी एक लिमिटेशन है कि चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, मोशन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी लिमिट है इसकी होना चाहिए इट इज पॉइंट चार्ज। वो क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, मतलब कि स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए उनका। नंबर 3 है कि द सेपरेशन should not be very large। कि दो चार्जेस हैं उनके बीच जो है
सेपरेशन ज्यादा बहुत बड़ी सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पॉइंट यहां पर रखा और एक पॉइंट 1 किलोमीटर के ऊपर रखा, तो आपने कहा कि इस पे फोर्स गाओ कि कितनी फोर्स लगेगी इस पे, वो नहीं हो सकता। कूलम्ब लॉ ने ये कहा है कि जो सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज इज नॉट वेरी लार्ज, कि वो ज्यादा लार्ज नहीं होनी चाहिए, और ना ही और चौथी जो इसकी दी है कि द सेपरेशन शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। उन्हें कहा, फिर ये कहा है कि वो जो सेपरेशन है वो ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। सपोज ये एक न्यूक्लियस है छोटा सा, इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है इसके बीच में। तो सपोज मैं इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ना लेते हुए प्रोटॉन और प्लस को लेता हूं, जब प्लस और प्लस को लेता हूं तो ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि इसमें जो न्यूक्लियस फोर्स, कौन सी फोर्स लगेगी यहां पर, न्यूक्लियस फोर्स। जो न्यूक्लियस फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होती है, वो स्ट्रांगर होती है, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांगर होती है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और यहां पर क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो और यहां पर कूलम्ब लॉ नहीं लग सकता। और कूलम्ब लॉ ने यही कहा है कि सेपरेशन शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, वो ज्यादा स्मॉल नहीं होनी चाहिए, ना ही ज्यादा लार्ज होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए। और उसके बाद उसने कहा था कि स्टैटिक जो चार्जेस है एट रेस्ट भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तो फिर ये कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज कूलम्ब लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। थैंक यू वेरी मच।